Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we are going to start lecture number 1, Biology FSC Part 1 and the chapter 4, The Cell. आज से बच्चे हम अपना चैप्टर 4 जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि सेल क्या होता है, सेल के कंपोनेंट्स के बारे में और इनके फंक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज के लेक्चर में हम सेल के इंट्रो के बारे में डिस्कस करेंगे। First of all, we will discuss about what is biology. Biology is the combination of two words. Bio mean life and logy mean to study. The study of life is known as biology. बायोलॉजी बच्चे साइंस की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम लाइफ के बारे में डिस्कस करते हैं। लाइफ इज़ रिलेटेड अबाउट ऑल लिविंग थिंग्स दैट आर एनिमल्स, प्लांट्स, ह्यूमन बीइंग्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जितने लिविंग थिंग्स हैं उनको हम बायोलॉजी के अंदर स्टडी करते हैं। अब बच्चे जब हम लाइफ के बारे में सोचते हैं या लाइफ के बारे में डिस्कस करते हैं तो डिफरेंट क्वेश्चंस हमारे माइंड में आते हैं कि व्हाट इज़ लाइफ, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ए लाइफ। तो बीइंग अ बायोलॉजिस्ट हम इसका आंसर ये दे सकते हैं कि जो लाइफ है ये डिफरेंट कैरेक्टर्स का एक मजमुआ होता है, जिसकी बेस पर हम बता सकते हैं कि लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स का आपस में क्या रिलेशन है और ये दोनों एक दूसरे से कैसे डिफरेंट है। इसके बाद हम बता सकते हैं कि जो लिविंग थिंग्स है वो कैसे वर्क कर रही हैं, उनकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसे होती है, उनके सेल्स के हवाले से, उनके टिश्यूज़ के हवाले से और उनकी वर्किंग के बारे में हम बायोलॉजी के अंदर स्टडी करते हैं। अब बच्चे जो लाइफ का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है उसको सेल बोलते हैं। उसी के बारे में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि सेल क्या होता है। चैप्टर 4, द सेल। व्हाट इज़ अ सेल? सेल इज़ अ बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ए लाइफ। कि सेल जो है वो लाइफ का सबसे बेसिक और स्मॉलेस्ट यूनिट है, क्योंकि बच्चे लाइफ की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो सारी सेल के ऊपर डिपेंड करती हैं। जैसे बच्चे आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर दो फेमिलियर सेल्स नज़र आ रहे होंगे, जो कि हमारे पास है एक एनिमल सेल और दूसरा जो ग्रीन कलर में आपको दिखाई दे रहा है ये हमारे पास है एक प्लांट सेल। इनको आप लोगों ने कॉमनली देखा होगा और इसको ऑब्जर्व भी किया होगा कि ये सेल्स कैसे होते हैं, इनके अंदर क्या चीज़ें मौजूद होती हैं और ये कैसे फंक्शंस प्ले करती हैं। तो अब हम इस चैप्टर के अंदर इसी के हवाले से बात करने वाले हैं कि जो सेल है वो बेसिक यूनिट कैसी है और इसको लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट यूनिट क्यों करार दिया गया है, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं बच्चे कंटेंट्स कि इस चैप्टर के अंदर हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे सेल कि सेल क्या होता है और सेल को कैसे डिफाइन किया जा सकता है। उसके बाद हम देखेंगे सेल थ्योरी कि सेल की इमर्जेंस क्या है, सेल की इम्प्लीकेशंस क्या है और सेल थ्योरी को फार्मूलेट करने के लिए किन किन साइंटिस्ट ने अपना रोल प्ले किया है। उसके बाद हम देखेंगे स्ट्रक्चर्स ऑफ ए जनरलाइज सेल कि सेल का जो फंडामेंटल या बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, इसकी साख्त कैसी होती है और उसके कंपोनेंट्स कौन से होते हैं, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल। ये दो हमारे पास मेम्ब्रेन हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन एनिमल सेल या ह्यूमन सेल की सबसे जो आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन होती है उसको बोलते हैं, और जो सेल वॉल है ये प्लांट सेल या प्रोकैरियोटिक जो सेल होते हैं उनकी आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है। इनके बारे में हम डिटेल से स्टडी करेंगे। उसके बाद ऑर्गेनल्स को देखेंगे कि सेल के ऑर्गेनल्स क्या हैं, इसके पार्ट्स क्या होते हैं, उनके हवाले से हम बात करेंगे। और लास्ट पे हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स कि प्रोकैरियोटिक सेल यूकैरियोटिक सेल से कैसे डिफरेंट है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सेल क्या है। सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ए लाइफ। सेल जो कि लाइफ का सबसे स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है, क्योंकि बच्चे सेल का स्ट्रक्चर होगा तो बॉडी के फंक्शन जो होंगे वो प्ले होंगे। सेल के बगैर कोई भी लाइफ जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती। सेल जो है वो एक बेसिक यूनिट इसी वजह से कहा गया है क्योंकि लाइफ की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, जैसे जो है किसी भी लिविंग बॉडी की रिस्पायरेशन हो रही है, डाइजेशन हो रही है, फोटोसिंथेसिस हो रही है, वो किस पे डिपेंड कर रही है, सेल के ऊपर कर रही है। इस वजह से सेल को स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट लाइफ का कहा जाता है। सेल्स और बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ए कम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स
अब जो सेल्स होते हैं ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का बिल्डिंग ब्लॉक है। जैसे बच्चे आप लोगों ने ऑर्गेनिज्म की दो डिफरेंट टाइप्स के बारे में स्टडी किया हुआ है। एक हमारे पास होते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, जिनकी बॉडी एक सेल से मिलकर बनती है, उनको हम यूनिसेलुलर कहते हैं। और एक हमारे पास होते हैं ऑर्गेनिज्म मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, इनकी बॉडी एक या एक से ज़्यादा सेल से जो मिलकर बनी होती है उसको हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। इसी वजह से जो सेल्स हैं उनको बिल्डिंग ब्लॉक कहा गया है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का, क्योंकि सेल्स के बगैर कोई भी लाइफ या कोई भी ऑर्गेनिज्म की कंपोजिशन या इसकी फॉर्मेशन कंप्लीट नहीं होती। सेल के अंदर दो ही इसके कीवर्ड्स हैं, एक स्ट्रक्चरल और दूसरा फंक्शनल। कि सेल का स्ट्रक्चर है, इसी की बेस पर जो लाइफ का फंक्शन है वो डिपेंड करता है। लाइफ की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो सारी इस पर डिपेंड कर रही हैं सेल के ऊपर। उसके बाद बच्चे हमारे पास है सेल थ्योरी के सेल थ्योरी को फार्मूलेट करने के लिए किन साइंटिस्ट ने इसमें रोल प्ले किया, उन साइंटिस्ट को देख लेते हैं। वो हमारे पास कौन से हैं। सबसे पहले हमारे पास है रॉबर्ट हुक, नेक्स्ट हमारे पास है लॉरेंस ओकन, नेक्स्ट जीन बैप्टिस्ट डी लेमार्क, देन रॉबर्ट ब्राउन, देन थियोडोर श्वान एंड श्लीटन, रुडोल्फ विर्चू, लॉइस पास्चर एंड देन अगस्ट वेज़मैन। ये बच्चे ऐसे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने सेल थ्योरी को बनाने में, सेल थ्योरी को फार्मूलेट करने में अहम रोल प्ले किया। अब हम देखते हैं वन बाय वन हर साइंटिस्ट का काम कि उन्होंने सेल थ्योरी को कैसे बनाया। सबसे पहले हमारे पास है रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक जो है हमारे पास ये ऐसे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने सेल को डिस्कवर किया था। फर्स्ट टाइम जो सेल के बारे में हमें कंसेप्ट दिया था वो रॉबर्ट हुक ने दिया था 1665 के अंदर। अब बच्चे इन्होंने सेल को कैसे डिस्कवर किया। सेल को इन्होंने ऐसे डिस्कवर किया कि वो कॉर्क सेल जो कि हमारे पास एक डेड वुड होती है उसका जो एक पार्ट लिया जिसको उसने कॉर्क का नाम दिया, ये उसको ऑब्जर्व कर रहा था। जब उसने उसको ऑब्जर्व किया तो उसको ऑब्जर्व उसने किया अपने माइक्रोस्कोप के अंदर, क्योंकि जब इसने इसको ऑब्जर्व किया था तब जो है वो माइक्रोस्कोप जो है वो डिस्कवर नहीं हो चुका था, उसको इन्वेंट नहीं किया गया था। इस वजह से ये जो हमारे पास रॉबर्ट हुक हैं इन्होंने अपना बनाया हुआ जो माइक्रोस्कोप है उसके अंदर उस डेड कॉर्क को एग्जामिन करना शुरू किया, उसको आइडेंटिफाई करना शुरू किया। अब बच्चे आपको पता है कि जो हमारे पास माइक्रोस्कोप है वो क्या होती है। माइक्रोस्कोप ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके अंदर हम चीज़ों को विजिबल करके देख सकते हैं, चीज़ों को मैग्नीफाई करके देख सकते हैं। तो इन्होंने क्या किया कि जो डेड सेल लिया, जो डेड वुड का कॉर्क पार्ट लिया, उसको एग्जामिन किया सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप के अंदर, और उसमें उसने ऑब्जर्व क्या किया कि उसके अंदर छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स बने हुए हैं। जैसे आप लोगों ने हनी बी का छत्ता देखा हुआ ना, उस छत्ते के अंदर छोटे छोटे कंपार्टमेंट बने होते हैं, छोटे छोटे हिस्से बने हुए होते हैं। इसी तरह जब उसने इसको एग्जामिन किया तो उसके अंदर भी वैसे ही छोटे छोटे कंपार्टमेंट बने हुए थे, और हर कंपार्टमेंट के ऊपर एक थिक वॉल थी, मोटी वॉल। ठीक है, उसने उसको सराउंड किया हुआ था, और उसने हर एक पार्ट को नाम दिया किस चीज़ का, सेल्स का, कि उसके अंदर जितने भी मन्यूट छोटे छोटे उसके अंदर कंपार्टमेंट बने हुए थे और हर एक कंपार्टमेंट को उसने एक सेल का नाम दिया। अब बच्चे इसने ये हमें बता तो दिया कि ये हमारे पास छोटे छोटे सेल्स जो हैं, छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स हैं, ये सेल्स हैं, लेकिन इसने साथ ये भी हमें बात कह दी कि जो सेल्स है ये अंदर से खाली है। लेकिन बच्चे आप लोगों ये कॉमनली ऑब्जर्व करते हैं, आप लोगों ने एनिमल सेल को, प्लांट सेल को बहुत छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं। आपने देखा है कि सेल अंदर से खाली है? नहीं बच्चे, सेल अंदर से खाली नहीं है, बल्कि सेल के अंदर डिफरेंट ऑर्गेनल्स हैं जिनके बारे में आप लोग स्टडी करते आ रहे हैं। तो इसने क्या कहा था कि सेल तो मौजूद है लेकिन सेल अंदर से खाली है। अब हम देखते हैं कि इन्होंने जो आइडिया इसके बारे में दिया कि जो अंदर से सेल खाली है वो सही है या गलत है। ये बच्चे आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर जो है वो नज़र आ रहा है, यहाँ हमारे पास ये स्ट्रक्चर है। इस तरह उन्होंने कहा था कि जब उसने डेड कॉर्क मीन जब वुड को उसने एग्जामिन किया तो उसके अंदर यहाँ ये जो छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स आपको नज़र आ रहे हैं, ये सारे छोटे छोटे कंपार्टमेंट बने हुए थे, और हर कंपार्टमेंट को उसने सेल का नाम दिया था। इसी तरह आप लोगों ने इसको एग्जामिन किया हुआ है किसके अंदर, जिस तरह वो हनी बी का छत्ता होता है उसके अंदर छोटे छोटे कंपार्टमेंट बने हुए तो होते हैं, उसी तरह इनकी बॉडी के अंदर भी इस तरह के छोटे छोटे यूनिट होते हैं जिनको सेल कहा जाता है। अब इसने जो अपना काम किया था इसको अपनी बुक के अंदर, जिसका नाम है हमारे पास माइक्रोग्राफिया, 1665 के अंदर उसने अपनी बुक को पब्लिश करवाया, और उस पब्लिकेशन के अंदर उसने सेल की डिस्कवरी के हवाले से बात की, और उसके हवाले से जितना भी वर्क किया हुआ था वो सारा इस बुक के अंदर पब्लिश करवा दिया था।
नेक्स्ट जो बच्चे हमारे पास साइंटिस्ट है वो है लॉरेंस ओकन। अब लॉरेंस ओकन है, उन्होंने 1805 के अंदर काम किया था, जो कि हमारे पास एक जर्मन साइंटिस्ट हैं। अब इन्होंने क्या किया कि कहा कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनकी जो बॉडी है वो एक वेसिकल स्केल से मिलके बनी हुई है। जैसे रॉबर्ट हुक ने जो है उसको नाम दिया सेल का, इन्होंने सेल को नाम दे दिया है एक वेसिकल का। जो पीस ऑफ कॉर्क था उसके अंदर जो सेल का नाम दिया गया था, इसने उसको कहा था कि एक वेसिकल है। जिस तरह गोल शक्ल होती है ना, वैसी इसकी शक्ल है। अब ये जो हमारे पास साइंटिस्ट लॉरेंस ओकन है, इन्होंने 1805 तक जब काम किया तो बच्चे अब तक 1665 से लेकर 1805 तक लोग यही समझते रहे और यही स्टडी करते रहे कि जो सेल है वो अंदर से खाली है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास साइंटिस्ट हैं वो है जीन बैप्टिस्ट डी लेमार्क। ये बच्चे ऐसे साइंटिस्ट हैं जिनके बारे में आप लोग बहुत फेमिलियर हैं, क्योंकि इन्होंने एवोल्यूशन में भी अपना बहुत अहम रोल प्ले किया हुआ है। इन्होंने 1809 के अंदर क्या कहा था कि कोई भी लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती विदाउट सेल और सेल प्रोडक्ट्स, कि नो बडी कैन हैव लाइफ विदाउट द सेल, कि जब तक सेल नहीं होगा तब तक लाइफ वजूद में नहीं होगी। जैसे ही सेल होगा तो जो है लाइफ है वो एग्जिस्ट करेगी, क्योंकि लाइफ की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो सारी सेल के ऊपर डिपेंड कर रही हैं। क्लियर। उसके बाद बच्चे हमारे पास रॉबर्ट ब्राउन आए हैं। अब रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 के अंदर क्या कहा, इसने हुक्स के आइडिया को रॉन्ग कंसीडर कर दिया। वो कैसे? हुक का आइडिया क्या था, अभी आप पीछे डिस्कस करके आए हैं कि जो हुक ने कहा था कि सेल तो हैं लेकिन सेल अंदर से खाली हैं। लेकिन 1831 के अंदर रॉबर्ट ब्राउन ने कहा कि सेल अंदर से खाली नहीं है, बल्कि सेल के सेंटर में एक डार्क सर्कल मौजूद है, जिसको उसने न्यूक्लियस का नाम दिया। प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस हमें बताई थी रॉबर्ट ब्राउन ने। ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है एमसीक्यू से अक्सर पूछा जाता है कि न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की है, तो वो रॉबर्ट ब्राउन ने की थी 1831 के अंदर। उसके बाद बच्चे हमारे पास साइंटिस्ट हैं जो कि बहुत ही जो हैं मशहूर साइंटिस्ट हैं, जो कि हमारे पास है श्वान और श्लीटन। ये दो साइंटिस्ट हैं, जो कि एक हमारे पास था जूलॉजिस्ट जो कि था श्वान, और दूसरा साइंटिस्ट जो कि श्लीटन था बॉटनिस्ट। इन्होंने 1839 और 1838 के अंदर काम किया और एक एनिमल पे स्टडी कर रहा था और एक प्लांट पे स्टडी कर रहा था। जूलॉजी और बॉटनी में डिफरेंस आप लोग जानते हैं। जूलॉजी कहती है एनिमल की स्टडी को और बॉटनी कहती हैं प्लांट स्टडी को। तो दोनों क्या कर रहे थे, इंडिपेंडेंटली काम कर रहे थे, लेकिन इनका जो काम था वो सेम था, जिसकी वजह से इनके कंबाइन काम को नाम दे दिया गया था सेल थ्योरी का, क्योंकि इन्होंने जो कहा था उनका जो वर्क था वो जो था वो सेम था, बिल्कुल सिमिलर था। इस वजह से इनकी थ्योरी को सेल थ्योरी को कंबाइन कर लिया गया और ये कहा गया कि सेल थ्योरी को जो डिस्कवर किया है या इसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन दी है वो थियोडोर श्वान और श्लीडन ने दी थी। इन्होंने बच्चे क्या कहा था कि जो हमारे पास सेल है उसके 3 बेसिक पार्ट्स हैं। 3 बेसिक पार्ट्स कौन सी हैं? न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। न्यूक्लियस की डिस्कवरी तो हमें दे दी किसने? रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 के अंदर। लेकिन साइटोप्लाज्म के बारे में और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में इन्होंने बताया थियोडोर श्वान और श्लीडन ने। अब इन्होंने क्या कहा कि जो सेल है इसके 3 बेसिक पार्ट्स हैं, जैसे आप लोगों को यहाँ डायग्राम के अंदर नज़र आ रहा है। ये हमारे पास सेल है, सेल के ऊपर ये जो थिक वाल आपको नज़र आ रही है, ये थिक वाल क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके सेंटर के अंदर आप लोगों को ये इसका जो सर्कल नज़र आ रहा है, ये हमारे पास है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर डीएनए मौजूद है, जैसे आप लोगों को नज़र आ रहा है। अब ये जो हमारे पास इसका यहाँ लिक्विड सा पोर्शन होता है, इस लिक्विड पोर्शन को साइटोसोल कहते हैं या साइटोप्लाज्म कहते हैं। ये 3 बेसिक पार्ट्स के बारे में इन्होंने हमें बताया था। अब बच्चे जो हमारे पास एनिमल सेल होते हैं उनकी आउटर मोस्ट बॉडी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, लेकिन अगर हम लोग प्लांट सेल को एग्जामिन करते हैं तो उसकी एक और यहाँ मेम्ब्रेन होगी, उस मेम्ब्रेन को या उस वॉल को सेल वॉल का नाम दिया जाता है। उसके बाद हमारे पास है सेल थ्योरी, कि सेल थ्योरी क्या होती है, इसको किसने डिस्कवर किया था। तो सेल थ्योरी को अभी मैंने पीछे आपको बताया कि इसको डिस्कवर किसने किया है। तो इसको डिफाइन कैसे किया जा सकता है कि जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो सेल या सेल से मिलकर बने हैं, सेल की चीज़ों से मिलकर बने हैं। इस वजह से सेल है वो किसी भी लिविंग बॉडी का एक यूनिक फीचर है, एक इम्पोर्टेंट जो है इसका पार्ट है, क्योंकि इसके बगैर जो लाइफ है पॉसिबल नहीं है। उसके बाद हमारे पास है सेलिएंट फीचर्स ऑफ सेल थ्योरी,
कि सेल के जो इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या हैं। ये बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि व्हाट आर सेलिएंट फीचर्स ऑफ ए सेल थ्योरी, कि सेल के जो है बेसिक पार्ट्स हमारे पास क्या होते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो एक या इससे ज़्यादा सेल से मिलकर बने होते हैं। जैसे मैंने अभी आप लोगों को ऑर्गेनिज्म की टाइप्स बताई कि कुछ हमारे पास यूनिसेलुलर होते हैं जिनके अंदर एक सेल मौजूद होता है, और कुछ हमारे पास मल्टी सेलुलर होते हैं जो कि जिनके अंदर एक या एक से ज़्यादा जो सेल्स होते हैं उनको हम मल्टी सेलुलर कहते हैं। सेकंड, हमारे पास अभी जो हमने वेरी स्टार्ट में पढ़ा कि सेल जो है वो बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ ए लाइफ है। थर्ड, हमने बात जो इसके अंदर नई बात इसके अंदर ऐड हो रही है वो है सेल्स ओरिजिनेट फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। इसका क्या मतलब है कि जो सेल है, जो नया सेल बनता है वो पुराने सेल से मिलता है। मींस इसका क्या है कि पुराना सेल होगा, पुराना सेल होगा डिवाइड होगा और डिवाइड होकर एक नया सेल बनाएगा। इस वजह से कहा गया है कि जो नया सेल है वो बनता है फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, पहले से जो मौजूद सेल होगा। क्लियर? ये तो बच्चे इसके सेलिएंट फीचर्स। उसके बाद आ जाती है इसकी इम्पोर्टेंस ऑफ सेल थ्योरी, कि सेल को इम्पोर्टेंस क्यों दी जा रही है सेल थ्योरी को। तो क्योंकि बच्चे सेल थ्योरी बायोलॉजी के अंदर एक बेसिक अपनी जो है इसकी जो जनरलाइजेशन है, इसका बेसिक इसका रोल है, क्योंकि सेल के बगैर लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती। तो बायोलॉजी जो है वो तो डिपेंड करती है लाइफ पे, और जो लाइफ है वो सेल के ऊपर डिपेंड कर रही है। क्लियर? उसके बाद अगर हम लोग बायोलॉजिकल रिसर्च के अंदर देखते हैं तो सेल थ्योरी है, उसके काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट्स हैं। हर फील्ड्स के अंदर हम सेल के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। जितनी भी लिविंग थिंग्स का है उसका जो बेसिक यूनिट है वो सेल थ्योरी है। इस वजह से सेल थ्योरी को बायोलॉजिकल रिसर्च के अंदर एक अहम इसका रोल है। उसके बाद हमारे पास है सेल थ्योरी के जब डिस्कवर हो चुकी थी, जब इसके बारे में जो थियोडर श्वान और शिडर ने इसके बारे में फीचर्स दे दिए, इसके बाद भी साइंटिस्ट ने काफ़ी इसके ऊपर काम किया, जिसकी वजह से ये थ्योरी और ज़्यादा एक्सटेंड होती गई। इसकी एक्सटेंशन के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। ये थी हमारे पास आज जो इम्प्लीकेशंस एंड इमर्जेंस ऑफ सेल थ्योरी, कि सेल थ्योरी के अंदर डिफरेंट साइंटिस्ट ने कैसे काम किया और सेल कैसे वजूद में आया, और सेल की ऑर्गेनल्स के हवाले से या इसके पार्ट्स के हवाले से किन किन साइंटिस्ट ने क्या क्या बताया।